हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल करियर ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में 10th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद के सब्जेक्टिव का यह लेक्चर 2 है। इससे पहले एक लेक्चर पढ़ा दिया गया जिसमें 6 क्वेश्चन आपको करा दिया गया था। काफ़ी वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न था मेरे दोस्त। अब प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ठीक है, कई बार आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर आपको क्लास अच्छा लगे मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहता है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। मतलब जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं उत्पन्न हुई थी। पहला यह है मेरे दोस्त कि जर्मनी जो था, जर्मनी 300 से अधिक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी 300 से अधिक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। दूसरा की बात करते हैं, जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों पर दूसरे यूरोपीय देशों का अधिकार का होना। मतलब जर्मनी के ऊपर जो था मेरे दोस्त, विभिन्न दूसरे यूरोपीय, जर्मनी के कई क्षेत्रों पर दूसरे यूरोपीय देशों का क्या था, अधिकार था। तीसरा हम बाधा लिखे हैं कि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का जो विकास हुआ था वह देरी से हुआ था। अब आते हैं मेरे दोस्त, 2 नंबर वाला सारा प्रश्न आपको समाप्त हो गया। अब आते हैं मेरे दोस्त प्रश्न नंबर दीर्घोत्तरीय में आते हैं। प्रश्न दीर्घोत्तरीय में आते हैं, मतलब जो लॉन्ग टाइप, मतलब 5 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें आते हैं। और इस चैप्टर से भी कई बार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा गया है। तो चलिए कौन कौन सा एग्जाम में पूछा गया वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है मेरे दोस्त कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। तो इसका देखिए काफ़ी शानदार तरीके से आपको आंसर लेकर आए हैं कि यूनान एक प्रमुख, यहाँ पढ़ी एक लिखिएगा। ठीक है, यूनान एक प्रमुख यूरोपीय देश था। इस देश में साहित्य यहाँ पढ़ी गलती लिखा हुआ, आधा था यह होगा। साहित्य, कला, ज्ञान विज्ञान का विस्तार तेजी से हुआ था। मतलब यूनान एक प्रमुख यूरोपीय देश था। इस देश में साहित्य, कला, ज्ञान विज्ञान का विस्तार तेजी से हुआ था। ठीक है, यूरोपीय महादेश के अन्य देश भी यूनान के साहित्य, यहाँ पर याद आया, साहित्य, कला, ज्ञान विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। इसलिए यूनान को यूरोपीय देश का पालनहार कहा जाता था। इसलिए यूनान को यूरोपीय देश का पालनहार कहा जाता था। ठीक है, यूनान का इतिहास इतना गौरवशाली होने के बावजूद भी यूनान के ऊपर तुर्की का अधिकार था। यूनान के ऊपर तुर्की का अधिकार था। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, यूनान एक प्रमुख यूरोपीय देश था। इस देश में साहित्य, कला, ज्ञान विज्ञान का विस्तार तेजी से हुआ था। यूरोपीय महादेश के अन्य देश भी यूनान के साहित्य, कला, ज्ञान विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। यूनान का इतिहास इतना गौरवशाली होने के बावजूद भी यूनान के ऊपर तुर्की का अधिकार था। इसके आगे भी लिखल है मेरे दोस्त। और 1921 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलाटी नामक व्यक्ति को यूनान के राजनीतिक में आगमन हुआ। इन्होंने आंदोलन को तेजी से बढ़ाने का कार्य किया। ठीक है, उन्होंने 1921 में, मतलब यूनान के राजनीतिक में 1921 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलाटी नामक व्यक्ति का आगमन हुआ। इन्होंने आंदोलन को क्या किया, तेजी से बढ़ाया। ठीक है, 1827 ईस्वी में, यहाँ पर ही आप देखिएगा, यहाँ पर ही आपको गलत लिखा हुआ मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पर ही होगा 1821 ईस्वी। ठीक है, यहाँ पर ही 1821 होगा। ठीक है, यहाँ फिर 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलाटी नामक व्यक्ति को यूनान के राजनीतिक में आगमन हुआ। इन्होंने आंदोलन को तेजी से बढ़ाने का कार्य किया। 1827 ईस्वी में यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा मेरे दोस्त। ये जो लिखा हुआ 1921 ईस्वी, ये गलती लिखा हुआ है। ये वाला क्या हो जाएगा
1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलाटी नामक व्यक्ति को यूनान के राजनीतिक में आगमन हुआ। इन्होंने आंदोलन को तेज़ी से आगे बढ़ाया और 1827 ईस्वी में लंदन में क्या किया गया था, लंदन में एक सम्मेलन हुआ था। लंदन में क्या हुआ था मेरे दोस्त, एक सम्मेलन हुआ था। लंदन में एक सम्मेलन किया जिसमें इंग्लैंड, रूस और फ्रांस ने यूनान को सहायता करने की बात की। मतलब 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और यूनान को सहायता करने की बात कही और यूनान ने अपनी स्थिति को मजबूत देखकर तुर्की पर आक्रमण कर दिया, जिसमें यूनान का विजय प्राप्त हुआ, है न। यूनान का विजय प्राप्त हुआ यानी यूनान को जीत हुआ। अंततः मतलब आता 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के संधि के द्वारा यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और इस देश का प्रथम राजा राजकुमार ऑटो बना। राजकुमार ऑटो यहाँ बना, राजकुमार ऑटो, यहाँ पर ऑटो भी लिखाएगा, ठीक है, राजकुमार ऑटो बना। तो इस तरह से काफ़ी शानदार तरीके से आपको लिखाया गया है इसका शानदार आंसर, ठीक है। अगर आप सभी को PDF चाहिए मेरे दोस्त तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 7667181058 पर आप मैसेज करके फ्री PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी शानदार तरीके से आपको नोट्स लिखा हुआ है। चलिए इसका अगला प्रश्न देखिएगा। इसका अगला प्रश्न है मेरे दोस्त कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं परिणामों का चर्चा करें, ठीक है। तो इसमें लिखे हैं मेरे दोस्त कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं परिणामों को निम्नलिखित चर्चा। पहला हम लिखे हैं राष्ट्रवादी भावना का विकास। राष्ट्रवादी भावना के विकसित होने से जर्मनी जैसे नए देशों का उदय हुआ। मतलब राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित होने से जर्मनी जैसे देशों का क्या हुआ, उदय हुआ। दूसरा हम लिखें कि राष्ट्रवादी भावना के विकास के कारण निरंकुश एवं तानाशाही शासन क्या हुआ, समाप्त हुआ। राष्ट्रवादी भावना को विकास होने के कारण ही निरंकुश एवं तानाशाही शासन क्या किया गया, समाप्त किया गया, ठीक है। इसका अगला पॉइंट में हम लिखे हैं कि राष्ट्रवादी विकास के कारण विभिन्न देशों को उपनिवेश शासन से मुक्ति हुआ। उपनिवेशी शासन से क्या हुआ, मुक्ति हुआ, ठीक है। आगे हम चलते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न आपको, ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न यह है कि इटली के एकीकरण में मेजनी कांटकबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताएं। ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है और सभी आपको PYQ है, ठीक है। आपको कभी न कभी किसी शिफ्ट में आपको पूछा है, ठीक है। तो हम लिखे हैं कि एकीकरण का मूल अर्थ देश में बटे हुए क्षेत्रों का एकजुट करना होता है। मतलब एकीकरण करने का मूल अर्थ होता है कि देश मतलब देश के बटे हुए क्षेत्रों को एकजुट करना, मतलब एकता करना, ठीक है, करना होता है। यह देश जो इटली था, यह देश कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन बटे हुए क्षेत्रों की भाषा, रीति रिवाज अलग अलग थी। मतलब इटली जो था मेरे दोस्त, इटली कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था और इन क्षेत्रों की भाषा, रीति रिवाज अलग अलग था। ऐसे विषम परिस्थिति में इटली के एकीकरण करना असंभव था, लेकिन इस विषम परिस्थिति में मेजनी कांटकबूर और गैरिबाल्डी इटली के राजनीतिक में हुआ। मतलब गैरिबाल्डी जैसे राजनीतिक का आगमन, ऐसे करके यहाँ लिखना, गैरिबाल्डी जैसे राजनीतिक का आगमन इटली में हुआ और इन तीनों के प्रयास से 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ। 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त कि, और यह प्रश्न आपको पूछा गया, यूरोप में राष्ट्रवाद के विस्तार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों का विवेचना करें। ये प्रश्न काफ़ी बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा, ठीक है, कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों को विवेचना करें, ठीक है। तो देखिए इसका काफ़ी शानदार आंसर लेकर आए हैं। नेपोलियन बोनापार्ट
यूरोपीय देश में राष्ट्रवादी भावना को फैलाने में प्रमुख योगदान निभाया, है ना, योगदान दिया या निभाया, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट प्रारंभिक रूप से सेना का अधिकार था। इन्होंने 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी शासन को समाप्त कर प्रथम कौंसल के रूप में पद पर स्थापित हुआ और अपनी योग्यता के बदौलत नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 ईस्वी में फ्रांस का क्या बना, सम्राट बना। 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको पढ़कर बताते हैं मेरे दोस्त कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान की विवेचना, तो इसको कई बार पूछा गया। तो हम बोलेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप के देश में राष्ट्रवादी भावना को फैलाने में प्रमुख योगदान दिया। नेपोलियन बोनापार्ट प्रारंभिक रूप से सेना का अधिकारी था, यहाँ पर लिखाएगा सेना का अधिकारी था, प्रारंभिक रूप से सेना का अधिकारी था, ठीक है, अधिकारी था। इन्होंने 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी शासन को समाप्त कर प्रथम कौंसल के रूप में पद पर स्थापित हुआ और अपनी योग्यता के बदौलत 1804 ईस्वी में फ्रांस का क्या बना, सम्राट बना। अब देखिएगा मेरे दोस्त, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न एक और पूछा है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह भी प्रश्न आपको 5 नंबर में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं मेरे दोस्त। कहता 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण थे, मतलब 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का विवेचना करें, मतलब वर्णन करें जो भी आया 1848 के बारे में, यही आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए फ्रांस में देखिए, हम काफ़ी शानदार तरीके से इसका आंसर लिख कर आए हैं। फ्रांस में बुर्बो वंश की सत्ता समाप्त होने के बाद ऑरलेंस वंश की स्थापना हुआ। इस वंश का संस्थापक लुई फिलिप बना। इन्होंने 1840 ईस्वी में गीजो नामक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। इसके शासनकाल में फ्रांस के अंदर, यहाँ पर इसके शासनकाल में भुखमरी, बेरोजगारी जैसी स्थिति छा गई थी। तभी फ्रांस का एक सुधारवादी नेता थेर्स 22 फरवरी 1848 को सुधार भोज का आयोजन किया, लेकिन लुई फिलिप एवं गीजो ने इस भोज पर क्या रोक लगा दिया। लुई फिलिप एवं गीजो ने रोक लगा दिया, जिससे फ्रांस की जनता ने लुई फिलिप और गीजो को विद्रोह करना शुरू किया। जनता के इस विद्रोह से लुई फिलिप एवं गीजो भयभीत हो गया और गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। इस तरह से 1848 के फ्रांसीसी क्रांति क्या हुआ मेरे दोस्त, समाप्त हुआ, ठीक है। तो चलिए एक बार काफ़ी शानदार तरीके से पढ़कर बताते हैं कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का संक्षिप्त। देखिए, फ्रांस में बुर्बो वंश की सत्ता समाप्त होने के बाद ऑरलेंस वंश की स्थापना हुआ था। इस वंश का संस्थापक लुई फिलिप बना और इन्होंने 1840 ईस्वी में गीजो नामक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। इसके शासनकाल में भूखमरी, बेरोजगारी जैसी स्थिति छा गई थी। तभी फ्रांस के एक सुधारवादी नेता थेर्स ने 22 फरवरी 1848 को सुधार भोज का आयोजन किया, ठीक है। लेकिन लुई फिलिप एवं गीजो ने इस भोज पर रोक लगा दिया, जिससे फ्रांस की जनता लुई फिलिप एवं गीजो को विरोध करना शुरू किया, है ना। जनता के इस विद्रोह से लुई फिलिप एवं गीजो भयभीत हो गया और गद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। इस तरह से 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। तो आप देखिए मेरे दोस्त, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ठीक है। ये सारे प्रश्न VVI है और आपके एग्ज़ाम में पूछा गया, ठीक है। अगर आप इतना प्रश्न को आप कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो आपको ये अगर यूरोप में राष्ट्रवाद से पूछा जाएगा तो सारा प्रश्न आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं मेरे दोस्त इसके अगले चैप्टर में, ठीक है।